हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल डूइंग वेल। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये पूरा सेशन जो है मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपके बेसिकली न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप उसको बहुत ईजी अप्रोचेस के साथ आसानी से कर पाओगे। ठीक है, पर उससे पहले हमको पूरे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए ताकि हम कुछ फॉर्मूलेस को रिलेट करके इजीली जो है अपने और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी हम उसी एक फॉर्मूले से अलग अलग फॉर्मूलेस को भी बना सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमने जितने भी चीजें अगर हमारे आएंगी न्यूमेरिकल बेस, वो सारी चीजें रहेंगी जो भी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। तो सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले करंट की। आई मतलब करंट हो जाएगा। करंट के लिए फॉर्मूला रहेगा Q अपॉन टी। Q जो है बेसिकली चार्ज है और जो T है वो टाइम है, मतलब कितना एक चार्ज पार्टिकल ने A पॉइंट से B पॉइंट में जाने में जितना भी टाइम लगाया उसको हम लोग कहते हैं करंट। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखना है यहाँ पर V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा यहाँ पर, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, वो रहेगा वर्क डन बाय द चार्ज। मैं बार बार वो चीजें नहीं लिखूंगी जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो चीज हमको याद रखना है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा होता है V अपॉन में आई। अब इस रेजिस्टेंस के बेस पे दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, या तो इस रेजिस्टेंस को बहुत सारे रजिस्टर जो है वो हम लोग सीरीज में लगाएंगे, या फिर हम लोग इस रजिस्टर को पैरेलली अप्लाई करेंगे। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो हम अगर रेजिस्टेंस को एंड टू एंड, एक रेजिस्टेंस जैसे ये R1 है, इसके दूसरे ही एंड में मैंने R2 भी लगा दिया, फिर तीसरे को मैंने इसी के एंड में जो ज्वाइन करती गई, ऐसे ऐसे करके हमने एक लॉन्ग चेन, या फिर हम कह लें सिंपल से अगर वर्ड्स में कहें तो सीरीज जो भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम लोग स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर देंगे। अगर आपको कहीं भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है, सिंपल फॉलो कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो रेजिस्टेंस है उस पर जो है हमने क्या लगाया, सीरीज का जो है हमारा फॉर्मूला लगेगा। अगर पैरेलली अरेंज होंगे तो तुम ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस तुमको एक ही मिलने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बना रही हूँ A और B, इसी के बीच में तुमको बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस जो है तुमको देखने को मिलेंगे। उन सारे को हम कहते हैं दैट इज अ पैरेलल अरेंजमेंट। अगर मैंने R1 R2 को एक ही पोटेंशियल यानी A और B से ज्वाइन कर दिया तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक पैरेलल अरेंजमेंट है। अगर यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिखने लग जाएंगे तो इसका मतलब वो सीरीज का अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, अब याद क्या रखना है एग्जाम के लिए, ये तो आपके कॉन्सेप्ट हो गया। आपको अब इसके लिए याद क्या रखना है कि जब भी कोई भी रेजिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में लगा रहे हैं तो हमारा सारे रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे, R1 R2 R3 ऐसे करके सम होगा। लेकिन अगर हम लोग पैरेलली अरेंज करें किसी भी रेजिस्टेंस को तो उसका जो सम रहेगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं कहूँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहा जाए, तो वो हमेशा रेसिप्रोकल का सम होगा। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको पहले रेसिप्रोकल करो और फिर उनको जोड़ दो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला यही चलेगा रेजिस्टेंस के लिए, V अपॉन में आई। अब होता क्या है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में अरेंज किया जाए तो सीरीज में I कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट को आप एक वर्ड से याद रख सकते हो, दैट इज सेम। जैसे सपोज करो यहाँ पे R1 R2 R3 की बात हो रही है, तो R1 के लिए भी I का ही फॉर्मूला चलेगा करंट, R2 के लिए भी I ही रहेगा करंट, और R3 के लिए भी करंट जो है वो I रहेगा। सपोज ये R1 R2 को अगर एक बैटरी जो है वो 3 एम्पियर ऑफ करंट जो है वहां से फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब R1 रजिस्टर हो चाहे R2 रजिस्टर हो चाहे R3 रजिस्टर हो, इन तीनों रजिस्टर्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट यानी 3 एम्पियर ऑफ करंट ही फ्लो करने वाला है। तो सेम चीज यहाँ रहेगा R1 निकालने के लिए, लेकिन हमको ध्यान रखना है V डिफरेंट हो जाएगा फिर। ठीक है, V फिर हर एक के लिए डिफरेंट रहेगा। यानी अगर मैं R1 की बात कर रही हूँ तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 रहेगा। अगर मैं R2 की बात करूँ तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 रहेगा। अगर R3 की बात हो रही तो V3 रहेगा। इसी तरीके से यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, I तो सेम हो गया, लेकिन अगर हम लोग V की बात करते हैं, V थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा हमारा किसमें, सीरीज में। ये तो हमने सीरीज के लिए करें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पैरेलल अरेंजमेंट के लिए देख लेते हैं।
जो पैरेलल अरेंजमेंट रहेंगे अगर कोई भी रजिस्टर, तो उसमें हमारा V कांस्टेंट होने वाला है। V कांस्टेंट का मतलब क्या है, V मेरा सेम रहेगा। मैं वही R1 R2 R3 ले रही हूँ। R1 V अपॉन I रहता है ना, और R2 भी क्या रहता है, V अपॉन में I रहेगा, और R3 मेरा क्या रहेगा, V अपॉन में I रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको V तो सेम नजर आएंगे, लेकिन I1 I2 I3, यानी यहाँ पर अगर किसी भी रजिस्टर को पैरेलल अरेंजमेंट में रखा जाए तो बेसिकली उनके जो करंट है वो डिफरेंट फ्लो करेंगे उसमें से, और इसमें I जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। और अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में हमारा I सेम होता है, कांस्टेंट रहता है, और V जो है वो डिफरेंट होता है। बस इतना हमको समझना है, और फॉर्मूला लेकिन हमारा ये लगेगा V अपॉन में I। ठीक है, हमको किसी भी कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं भाई किसी भी रजिस्टर का आप बताओ इसमें से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली पूछे जाएंगे। ये इतने फॉर्मूलेज हमको पता होने चाहिए किसके लिए, अपने जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके लिए। इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके फिर हम अपने जो भी क्वेश्चन में जैसा भी डिमांड रहेगा वहीं तक पहुंचेंगे और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे विद वेरी सिंपल स्टेप्स। देखना, अब इतने सिंपल स्टेप से हम लोग इजीली जो है किसी की भी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखो, पहली बात आपको समझना है कि हर एक यूनिट जो होना चाहिए वो SI यूनिट में होना चाहिए। जैसे कि करंट के लिए एम्पियर है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ओम है, ठीक है, अगर वर्क डन की बात की जाए तो जूल है, जो चार्ज पार्टिकल है उसके लिए कूलाम रहेगा, टाइम के लिए सेकंड रहेगा। यही अगर मुझको SI यूनिट्स अपने रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज के लिए अगर दिख रहे हैं तो बेसिकली वही सारी चीजें हमारी रहने वाली है। ठीक है, सो हमको जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो हमारा अप्रोच बहुत सिंपल रहने वाला है कि पहले हम ये ढूंढेंगे कि हमको निकालना क्या, निकालने के बाद फिर हम जितनी भी चीजें हमको क्वेश्चन में दिया होगा इसी SI यूनिट के हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि हमको बेसिकली फाइंड आउट किस तरीके से करना है और कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 4 वोल्ट का बैटरी है, 4 वोल्ट कह दिया, देखो पढ़ते पढ़ते ही निकाल लेना, वोल्ट मतलब V की बात हो रही है, ये मुझे दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है भाई इस बैटरी को जो है अननोन रजिस्टर के, एक रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस नहीं पता है हमें, उसमें जो है इसको कनेक्ट किया गया। ठीक है, हमने मान लिया, और जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 100 मिली एम्पियर। I जो है दैट इज 100 मिली एम्पियर। देखो SI यूनिट में होना चाहिए, ये तो SI में नहीं है, मिली मतलब अपॉन 1000, किलो मतलब इनटू 1000, ऐसे याद रखो ताकि हम लोग इजीली कैंसल आउट कर सके। तो I हो जाएगा 100 अपॉन 1000 एम्पियर, तो जीरो कैंसल आउट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 10 एम्पियर। इसकी वैल्यू हमने बहुत सिंपल फॉर्म में रख ली। अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो रजिस्टर यानी मुझे R ढूंढना है, और R के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल, V दिया है I दिया है, तो R के लिए फॉर्मूला बनेगा V अपॉन में I। ठीक है, R के लिए मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, वोल्टेज है 4 वोल्ट, और जो मेरा करंट है वो है 1 अपॉन में 10। अब देखो डिनोमिनेटर तो 1 है, ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा होता है वो न्यूमरेटर के पास जाता है, तो बेसिकली 4 इंटू 10 यानी 40 ओम। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, ऐसे ही सिंपल स्टेप्स रहेंगे, उसी सिंपल स्टेप से हम लोग अपने क्वेश्चंस को करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है, तो न्यूमेरिकली, लेकिन जो वैल्यू है वो हमको वर्ड्स में दिया है। अब हमको नंबर वैल्यू नहीं दिए, यानी एग्जाम में हमको बिना नंबर्स के भी क्वेश्चन आ सकते, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है 3 कॉपर वायर है, ठीक है, एक की जो लेंथ है L है और एक का A है। ठीक है, एक की लेंथ L है, A/2 है, L/2 है, 2A है। ये बेसिकली उसके जो भी हमारे पास कॉपर वायर, उसके लिए हमको सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेंथ और एरिया वाइज दिया गया। कहा गया कि बताओ रेजिस्टेंस किस में कम होगा। ठीक है, सो जब भी लेंथ और इसकी बात आती है तो हम अपना वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जो मेरा R है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, लेंथ ऑफ द वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, A के। इस कॉन्सेप्ट को जो हमारा थियरी का कॉन्सेप्ट है इसको यूज करेंगे, और इसी से हम अपनी वैल्यू निकालेंगे अप्रोक्सीमेटली। कोई हमको कंफर्म वैल्यू यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि L और A की तो वैल्यू नहीं दी है, तो हम सिंपल इसी रिलेशन को लगाते जाएंगे और अपने तीनों वायर, लेट से R1 मान लेती हूँ मैं, जो मेरा फर्स्ट वायर है, तो ये L1 A1 हो जाएगा। R2 मैं मान लेती हूँ मेरा सेकेंड वायर है, और मेरा R3 जो है वो
थर्ड वायर है, सबकी वैल्यूज को हम लोग पुट करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं L1 की अगर बात करें तो R1 में मेरा L1 तो L ही है और जो एरिया है वो मेरा A ही है, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखती हूँ मेरे R2 की जो वैल्यू है, मेरा L तो L ही रहेगा और जो मेरा A है वो अपॉन 2 हो जाएगा। ये अब एक्स्ट्रा हो गया, ऊपर भेज दो, यानी 2L अपॉन में A। इनको ना हम L अपॉन A को मैं देख रही हूँ रिपीट हो रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू 1 मान लेती हूँ। लेट्स ऐसे मान लिया ताकि हम अपने आंसर्स तक पहुंच सके। वो कह रहा है किसके पास कम से कम रेजिस्टेंस होगा, कम से कम रेजिस्टेंस वाली वैल्यू को ढूंढना है। तो इसका मतलब R1 की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 आ गई, R2 की जो वैल्यू आई वो 2 आ गई, है ना। अब R3 को चेक कर लेते हैं। जो R3 की वैल्यू रहेगी वो फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे L अपॉन A में। सो L जो है वो क्या है मेरा L/2, तो मैं इसके लिए L/2 यूज कर लेती हूँ। जो मेरा एरिया है वो 2A है। अब देखो न्यूमरेटर तो ये है, ये एक्स्ट्रा है, फिर से नीचे आ जाएगा। सो जो मेरी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 4 LA। अभी मैंने बताया LA को तो हमने 1 मान लिया। सो जो R3 की वैल्यू होगी कैलकुलेट करने पर वो मेरी कितनी आएगी 1 अपॉन 4। कह रहा है भाई किसकी मिनिमम जो है वैल्यू आपको देखने को मिलती है, तो R3 है 1 अपॉन 4। ऑब्वियस सी बात है 1 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मेरी सबसे कम आएगी क्योंकि वो ट्वाइस है, वो 1 है। सो जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये होगा, जो भी वायर जिसका एरिया 2A है उस हिसाब से उसकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो कम रहेगी। ठीक है, बिना वर्ड्स के हम इसको ऐसे ही कॉन्सेप्ट के फॉर्म में इसको सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये बोला कि भाई कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब V कैलकुलेट करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने ना ऑप्शन चेक कर लेना। ऑप्शन में वोल्ट फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब V ही फाइंड करने के लिए बोला होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या ढूंढना है, किसको ढूंढना है, आप बस अपने ऑप्शन के जो भी SI यूनिट है उसको चेक करो, सारे वोल्ट में होंगे, यानी V फाइंड यानी पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने की बात की जाएगी। आपको कह रहा है कि चार्ज जो है 90 कूलम यानी Q की बात हो रही है। ठीक है, और काम कितना किया इसने 30 जूल का, यानी W की बात हो रही है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी आपको बताया गया फॉर्मूला क्या यूज करना है। V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन बाय अ चार्ज, बाय मतलब डिवाइड। ठीक है, तो V अगर हम निकालने जाएंगे तो V रहेगा, देखो पहले सारी चीजें SI यूनिट में, बिल्कुल चार्ज का जो SI यूनिट है वो कूलम में रहेगा और वर्क डन का जूल ही रहेगा। ठीक है, सो चार्ज का है 90 और वर्क डन है 30, कैंसल आउट हो गया, 3 आंसर आ गया। ठीक है, सॉरी ऑपोजिट हो गई, वर्क डन लिखना है पहले। सो V इज वर्क डन 30 अपॉन में 90, 0 हो गया और 1 अपॉन 3 आएगा। 1 अपॉन 3 का वैल्यू आप लोग इसको फिक्स कर लेना, वो कितना हो जाएगा 0.33 वोल्ट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन में हम देख लेते हैं किसकी बात हो रही है। तो कह रहा है चार्ज, और चार्ज कितना है किलो कूलम, Q है 3 किलो कूलम। अभी मैंने बताया किलो मतलब इनटू 1000, तो 3 इंटू में हम 1000 लिख लेते हैं, यहाँ पे कूलम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को बताया गया भाई ये रहा करंट 1.5 एम्पियर, क्या दिया मुझे I। ठीक है, बैटरी से ड्रॉन किया जाए, वो कह रहा है कितने टाइम लगेगा, इस पूरी बैटरी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो मतलब टाइम ही कैलकुलेट करना है, टी पे फोकस करते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। ठीक है, एम्पियर में है, कूलम में सब चेंज हो गया। अब आई का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज Q अपॉन में टी। आपको लर्न होगा ना, तुरंत तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे टी ढूंढना है तो मैं क्या करती हूँ, टी को ऊपर भेज देते हैं और आई को टी के प्लेस से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। सो टी विल बी Q अपॉन में आई। सो मुझको टी ढूंढना है, राइट। तो मेरा टी ध्यान भी रखना, मिनट में आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा, लेकिन इससे जो आंसर आएगा वो SI यूनिट में आएगा और टी का जो SI यूनिट है वो कितना है, सेकंड्स है। तो फिर मतलब मुझे मिनट में चाहिए होगा, मुझे अपॉन 60 भी करना पड़ेगा, है ना। सेकंड से अगर मुझे मिनट में जाना है तो मुझे अपॉन 60 करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले ही टी मिनट में निकाल देती हूँ, तो मैं पहले ही अपॉन 60 कर देती हूँ। ठीक है, आई को देखो 1.5 है और क्यू आपका 3 इंटू में 1000 है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे। ठीक है, पॉइंट हटा देते, 0 पर लगा देते हैं। सो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, ऊपर मेरे पास 1000 बचा, नीचे मेरे पास 15
और बेसिकली अगर मैं देखती हूँ तो 6 बचा, 60 का तो 0 हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, तो 15 इंटू 6 बचा, ठीक है। तो 3 5, ठीक है, 5 200 लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपका आंसर है 200/6, क्योंकि मिनट में ही आएगा आंसर, 200/6 मिनट। तो यानी सारे ही मेरे पास कौन से वैल्यू है, आपकी पॉइंट वैल्यू। एक चीज बहुत फिक्स है कि पहले वाला तो 3 है, क्योंकि मोस्टली 3 है, एक 3 4 है, बस वो चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 18, ठीक है, फिर 2 एज अ रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 18 आ जाएगा 3, यानी 33 तो फिक्स है। फिर आप देखो फिर से 2 रिमाइंडर बचने वाला है, सो हम लोग 33.3 जो है वो मेरा बिल्कुल, यानी डी ऑप्शन जो है मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप ये समझो कि हमको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी है, क्योंकि मैं अगर एसआई यूनिट यूज कर रही हूँ तो एसआई यूनिट यूज करने पर टाइम सेकंड पे आएगा, इसलिए मैंने पहले से 60 से डिवाइड कर दिया। जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा ना, वो क्या लगा, Q अपॉन I इंटू 60, ताकि तुरंत ही मिनट में कन्वर्ट हो जाए। फिर हमने अपनी सारी वैल्यूज रखी और बहुत सिंपल वे में हमने जो भी कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल किया और बिल्कुल लोएस्ट नंबर पे ले आए, और फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। सो आपकी कैलकुलेशन भी काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो भी मेरा गिवन क्वेश्चन है उसमें रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी मतलब रो, है ना। तो एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या मेरे को R दिया है, L दिया है, A दिया है, तो ये तो ऑब्वियसली ये बहुत इजी वे में जो है वो निकल जाएगा। सो अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास 8 ओम R दे रखा है और 200 मीटर यानी लेंथ हो गई 200 मीटर, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम एंड रेडियस दे रखा है mm में यानी मिली। अभी मैंने आपको बताया मिली मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 1/1000, तो ये मीटर बन जाएगा। देखो सारे यूनिट मैंने ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया। अब आप बोलोगे एरिया तो है नहीं, और आपने अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ से, इस सर्कल के, कोई भी वायर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कौन सा होगा, ये सर्कल, और सर्कल का जो एरिया होगा वही हमारा ए का फॉर्मूला होगा। तो ए के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है आपका πr², है ना। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को लगाकर ए निकाल लेते हैं। ए जो होगा वो 22/7 ही रखते हैं, ठीक है। πr² 1/1000 और 1 में आपका 1000 रहेगा। ये मेरा ए आ गया, एल आ गया, आर आ गया, इसका मतलब मैं ये फॉर्मूले को इजीली यूज कर सकती हूँ। अब क्या करना है, कंफ्यूजन थोड़ा कम करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो ये रो है उसको फॉर्मूले में पहले ही इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो अब रो निकालना है तो यहाँ से जितने भी वैल्यूज हैं उनको आप ऑपोजिट साइड में भेज दो, ठीक है। सो आर इंटू ए हो जाएगा और एल क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एल ऐसे बन जाएगा और ये हो गया मेरा रो, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मैं यूज करूंगी और रो निकाल लिया जाएगा। तो अगर रो को देखा जाए तो ऊपर क्या है, आर यानी 8, एरिया यानी 22/7, जैसे लिखा है वैसे लिखते रहना। रो के लिए चलेगा आर इंटू में ए यानी 22/7 अपॉन 1000, 1/1000 r² हो गया, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके अपॉन में था एल, एल कितना दिया हुआ है 200। थोड़ा सा क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे 10 की पावर 8 या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो मैंने जैसे आपको कहा कि हम क्या अप्रोच रखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि अपना जो भी हमारा वैल्यू है उसको हम एलिमिनेट करें। तो देख लेते हैं पावर कितना, देखो सारे जो नंबर्स है ना 0 वो अपॉन में है, और अगर आपको एक्सपोनेंट का पता होगा कि अगर कोई भी पावर डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव है तो जैसे हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएंगे। तो मैं देख लेती हूँ मेरे 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लियर हो गया कि मेरे पास 10 की पावर 8 जो है वो अपॉन में, जैसे ये पावर ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि पॉजिटिव पावर तो नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव पावर वाले जितने भी ऑप्शन है उनको हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बचता है ये नंबर 12.28 एंड 12.57, ये दो नंबर्स मेरे पास बच जाते हैं जिससे मुझे अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं मेरे पास क्या बचा, पावर तो बहुत क्लियर हो गया 10 की पावर -8 ही है। सो अब बचा 8 लिख लेते हैं, 22
एंड 2 अपॉन में 7। तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 11 आ गया, 88 अपॉन में 7। सो बहुत सिंपल है, 7 का टेबल। अब 12 तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपको याद ही होगा, 12 7 से 84 होता है। तो हम लोग 80 12 से इसको काट देते हैं, बच जाता है मेरे पास 4 एज अ डिनोमिनेटर। तो अगर मैं 4 को देखती हूँ तो मैं, आप देखोगे 4 को हमें 7 से अगर डिवाइड करना है तो 0 जा तो मेरे पास अप्रोक्सीमेट 5 जा 35। तो ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं करना है, तो मेरा 5 7 विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, हमने देख लिया भाई पॉइंट के बाद मेरा 5 नंबर आ रहा है, यही दोनों हो सकते हैं, तो 12.57 जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी स्टेप, बहुत, हमने कोई पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस अपने आंसर तक पहुंचना है, यही अप्रोच रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, और आपको ऐसे अरेंज करके दे दिया है बिटवीन ए एंड बी। तो बिटवीन ए एंड बी जो है ना, पहले वो देख लेते हैं। तो ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। इसके बीच में बोल रहा है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी। तो पहचान लेते हैं कि भाई कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो ये बहुत इजी लग रहा है कि हाँ ये पैरेलल में है अरेंज, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा एक रफ डायग्राम भी बना लेते हैं कि ए के बीच में एक तो ये पड़ा हुआ है, और इन दोनों का जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसके बाद आएगा, जो भी होगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो पहले मैं ये जो पैरेलल है, जो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, उसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो 3 3 3 है, ठीक है, और सारे के सारे पैरेलल जाएंगे। तो पैरेलल में 1/r का फॉर्मूला चलता है ना, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इतना क्यों करना है, अगर सारी वैल्यू, आपको मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर सारी वैल्यू रेजिस्टेंस की सेम है तो आप क्या करना, 1/r चल रहा है ना, तो सारे सेम ही होंगे, तो 1/r ही ले लेंगे, r1 ले लेते हैं लेट्स से। ठीक है, r1 लेने पर आपकी कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू, तो 3 से इंटू कर देना बस। ठीक है, सो अगर हम देखते हैं तो अगर हमने इसको 3 से इंटू कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यानी ये जो 4 ओम है और इसकी वैल्यू 1। सो अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो हम इसको ऐड कर देंगे डायरेक्टली। तो 4 + 1 5 ओम जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 रजिस्टर है बोल रखा है और एक रजिस्टर पता नहीं, इसलिए इसको एक अननोन जो है उसके लिए लेटर यूज किया गया, वो है आर ओम। ठीक है, फिर कहा गया है 20 ओम है और इनको पैरेलल कनेक्शन किया। जब भी पैरेलल की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि जितने भी मुझे रेजिस्टेंस दिए उनको अपॉन करके ऐड करना है, और जो इफेक्टिव यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम है। सो इतनी बात क्लियर हो जाती है मुझको कि फॉर्मूला तो यही लगेगा, 1/r इक्वल्स टू R1 प्लस में R2। R जो दिया है वो टोटल कितना दिया है, 1/15 दिया है। ठीक है, फिर आपके पास R1 R2 बचता है, R1 तो मैं मान लेती हूँ R ही है, और R2 मान लेते हैं 1/20 है। कोई चीज पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जब आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर हमको लगता है कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो बहुत सिंपल अप्रोच से देखो, 15 और 20 दोनों ही जो है वो किसके टेबल में आते हैं, आपके 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी टेबल बोलना शुरू करते हैं और ये चेक करते हैं क्या वो नंबर, जो अगर मैं 20 का टेबल, जैसे मैं 15 एंड 20 में 20 का टेबल जो है वो ग्रेटर है, तो 20 के अगर टेबल बोलने से जो भी नंबर आ रहा है वो 15 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही एलसीएम बन जाएगा। तो 21 सा 20, 22 सा 40 और 23 सा 60, 15 4 सा भी 60 होता है। तो आप सॉल्व करोगे एलसीएम हो जाएगा 60। अब मैंने कहा ये 4 सा होता है और ये 3 सा होता है, 4 माइनस 3 is 1/60, ये निकालना है इसकी वैल्यू। तो रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 60 ओम। नहीं भी करोगे, देख रहे हैं हाँ भाई ये R और ये नीचे वाले वैल्यू सेम ही है, 1 से 1 अगर हम कैंसिल भी कर देते तो फिर हमारा 60 ही वैल्यू आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक वायर है विद रेजिस्टेंस 8 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस, यानी सबकी लेंथ बराबर है, सबकी लेंथ बराबर है तो हमने पढ़ा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जितना R जितनी लेंथ होगी उतनी ही R की वैल्यू होगी। अगर सारे लेंथ इक्वल है तो सबका रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 8, तो हम उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम है, यानी मेरा R1 हो गया। और सब बराबर ही है, अभी मैंने आपको बताया जब भी बराबर होगा, अगर पैरेलली अरेंज होगा तो 1 में R वैल्यू लेंगे इनटू जितना भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस में कट किया गया वो लिख लो। अगर सीरीज में होगा तो N इंटू R कर दिया जाएगा, ये नोट कर लेना
कि सीरीज के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर मेरे सारे आर की वैल्यू सेम है और उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर पैरेलल है तो उसके लिए हम अपॉन 1/r करेंगे, इंटू n करेंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। यानी टोटल रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कट कर दिया। कह रहे अगर इनको कनेक्ट किया जाता है पैरेलली, पैरेलल अरेंजमेंट किया जाता है, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो सिंपल हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे कि ठीक है पैरेलली अरेंज कर रहे हैं, सारे के सारे की वैल्यू मैंने निकाल दिया था ऑलरेडी। टोटल कितने हैं 8 ओम, और इनको कितने उसमें बांटा गया इक्वल पार्ट्स 4 पे, यानी 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे जो मेरे 4 के 4 जो मेरी वैल्यूज हैं उनका इफेक्टिव निकाला है पैरेलली अरेंज, तो मैं इसको RT लिख देती हूँ, अपॉन में आएंगे। ठीक है, तो 4 है तो मैं 4 लिख दूंगी, और 1 की वैल्यू जो भी मेरे 1 की वैल्यू होगी वो अपॉन 2 पे डाल दूँ। ठीक है, सो अगर हम देखते हैं तो मेरे पास वैल्यू आता है 4/2, ये 1/r टोटल की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, जो 1/r हमारा टोटल था उसकी वैल्यू 4/2 हो जाएगी। डिवाइड करोगे ऊपर 2 आएगा, पर हमको तो रेसिप्रोकल करना है ना, जो भी वैल्यू RT आई है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 ओम जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमने 9th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोला कि इन अ सीरीज सर्किट, हमारा जो सर्किट है वो टोटली सीरीज में है, उसमें वोल्टेज जो दिया जा रहा है वो 24 वोल्ट का दिया जा रहा है। रजिस्टर जो है 3 रजिस्टर है, ध्यान रखना इन चीज का कि जो रजिस्टर है वो कितने हैं, वो 3 रजिस्टर है। जितने भी 3 रजिस्टर है उनकी वैल्यू की अगर देखे जाए 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम है, यानी अब सारे के सारे रजिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट है। अब वो क्या बोलता है कि बताओ वोल्टेज क्या होगा अक्रॉस 8 ओम। देख लेते हैं सीरीज में। अब हमको पता है भाई सीरीज में तो I कांस्टेंट होता है, V तो कांस्टेंट होता नहीं है। सो हम एक काम कर लेते हैं, जो भी गिवन वैल्यूज हैं उनसे ही निकाल लेते हैं। तो देखो R1 कितना हो गया आपका 4 ओम, R2 कितना हो गया आपका 8 ओम, और R3 कितना हो गया आपका 12 ओम। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद वोल्टेज, टोटल वोल्टेज है, ध्यान रखना जो भी बैटरी जो भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करे पूरी सर्किट में वो टोटल वोल्टेज होता है, VT इसलिए मैंने लिख दिया 24। ठीक है, अब मुझे IT ढूंढना है, क्योंकि मुझे क्या ढूंढना है कि ये जो 8 ओम है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो 8 ओम मतलब मेरा हो गया R2, तो यानी मुझे V2 ढूंढना है। तो V2 के लिए फॉर्मूला जो भी मैं लगाऊंगी मैं R वाला ही लगाऊंगी, R2 इक्वल्स टू V2 अपॉन में I, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है I तो कांस्टेंट रहने वाला है। सो मेरा V हो जाएगा R2 इंटू में I। सो जो मेरे V2 के लिए फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका R2 इंटू में I। बस मुझे I ढूंढना है, क्योंकि मेरे R2 की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है 8 है, तो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर 8 इंटू में मुझे कुछ करना है जो मैं ढूंढूंगी अभी। ठीक है, टोटल I तभी निकल पाएगा जब मेरे पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। इन तीनों को सीरीज में क्या है, सबको ऐड कर दो, 12 12 प्लस 12 24, यानी RT जो है वो हो जाएगा 24। वोल्टेज और रेजिस्टेंस मिल गया, I आराम से कैलकुलेट हो सकता है इसी फॉर्मूले से, RT इक्वल्स टू VT अपॉन में IT। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज को, क्योंकि मुझे तो I निकालना है ना। सो जो IT हो जाएगा वो आपका हो जाएगा VT अपॉन में RT। सो अभी हमने निकाला जो मेरा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो 24 आया, मेरा वोल्टेज भी 24 है। सेम वैल्यूज को अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर कितना आता है 1, यानी 24 अपॉन 24 करूंगी तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी मेरा टोटल करंट है वो है 1 एम्पियर। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा, लेकिन देखो वैल्यूज काफी इजी दी जाएंगी आपके एग्जाम में, ताकि आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सको। 1 एम्पियर मिल गया, यानी मुझे 8 को तो I से ही करना था ना कैलकुलेट, तो मैं I की जगह 1 लिख देती हूँ, तो मेरा जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 वोल्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी वे में हमको उसको लेके जाना है। थोड़ा सा अभी आपको टाइम लगेगा बिकॉज आप फर्स्ट टाइम इसको सीख रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे और सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न हो जाएंगे ना, फिर आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। अब हमने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मोटर इज 90 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज 60 ओम एंड अ फैन रेजिस्टेंस इज 30 ओम आर कनेक्टेड पैरेलल। यानी घरों पे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं यूजुअली हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ये जो मोटर है, बल्ब है और ये जो फैन है
उनको पैरेलली अरेंज किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना टोटल वोल्टेज सप्लाई 240 वोल्ट का हो रहा है एंड आपको बोला कि भाई टोटल वैल्यू निकाल दो कि कितना करंट आ रहा है। तो मुझको समझना पड़ेगा कि जो भी मेरी टोटल वैल्यू है मेरा इफेक्टिव से ही निकलेगा, बहुत सिंपल है। तो यानी मुझे यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझको क्या ढूंढना है, अगर मुझे टोटल करंट की बात कर रहा है तो मुझे आर भी टोटल चाहिए और मुझे वी भी टोटल चाहिए। तो मैं आई टी तो मेरे पास है नहीं, आर टी भी मेरे पास है नहीं, मेरे पास वी टी है, यानी टोटल मेरे पास वोल्टेज है दैट इज 240 वोल्ट। इस पर मैं आर डी ढूंढ सकती हूँ। मेरे पास तीनों रेजिस्टेंस है, मुझे पता है ये किसमें है, पैरेलली अरेंज है। और पैरेलल अगर कोई भी अरेंजमेंट है हमारे पास रेजिस्टेंस का तो हम अपॉन करके सारी जो वैल्यूज है उनको ऐड कर देंगे एलसीएम निकालकर। तो कुछ उस तरीके से पहले हम अपने आरटी की तरफ बढ़ लेते हैं। 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ठीक है। R1 कितना है 90, R2 कितना है 60, R3 कितना है 30। अब सेम हम देखते हैं सभी के सभी 3 के टेबल में आ रहे हैं, उतना नहीं जाते हैं, 90 का टेबल बोलेंगे ताकि जो है हम ये चेक कर सके कि 60 और 30 में वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 91 से 90, 92 से 180। आप अगर देखोगे तो 180 चेक कर लेते हैं, 60 के टेबल में आता है 63 था और 3 के टेबल में आता है 6 था, तो यानी यही एलसीएम बन जाएगा। क्लियर है। अब 90 को मैंने आपको कहा 2 जा, इसको मैंने कहा 3 जा और इसको मैंने कहा 6 जा। So 2 plus 3 plus 6, 5 और 6 11 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 11 अपॉन में 180। रेसिप्रोकल कर दो टोटल वैल्यू निकल जाएगी 180 अपॉन में 11, ठीक है। यानी कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आने वाली है। सो फ्रैक्शन में लेकिन आंसर दिया नहीं हुआ है। सो अब हम देख लेते हैं अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यू, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू बोलेंगे ना तो अप्रॉक्स वैल्यू आसपास ही आएगी, तो यानी फ्रैक्शन में तो दिया है, मतलब डेसिमल में नहीं दिया है, हम अपनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बिना कैलकुलेशन के कैसे चेक होगी, मतलब ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो आई हैव आरटी जो मेरा कितना आया 180 अपॉन 11। मैं ना जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वही लगा रही हूँ, आर टी इक्वल्स टू वी टी अपॉन में आई टी। आर टी और मुझे निकालना आई, तो मैं रिप्लेस कर देती हूँ दोनों की वैल्यूज को, वी टी अपॉन में आर टी कर देती हूँ। सो मेरा वी कितना है 240, चलो 240 रख देते हैं, और आर टी कितना है 180 अपॉन 11, एक्स्ट्रा ये 11 ऊपर भेजो न्यूमरेटर के पास, 240 इंटू 11 अपॉन में 180। दोनों तो टेबल में आते ही हैं। अगर हम लोग देखते हैं 6 के टेबल 6 30 पहले 0 को कैंसिल कर लो, 6 3 एंड 6 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेरे पास आ गया 44 अपॉन 3, कितना आ गया 44 अपॉन 3। देख लो चेक कर लेते हैं, 3 1 3 14 बच जाएगा और 3 4 12 होता है, 2 एक्स्ट्रा बच गया, उसको छोड़ दो। पर ऑप्शन में क्या 14 है, 14 तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है, यानी पक्का जो वैल्यू होगी वो 14 से ज्यादा है। 14 से ज्यादा की वैल्यू ये भी नहीं है, 14 से ज्यादा की वैल्यू ये भी नहीं है, 14 से ज्यादा की वैल्यू 10 वाली भी नहीं। सो आपका करंट आंसर हो जाएगा 15 एम्पियर। सो बिना कैलकुलेट किए भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बहुत इजी फॉर्म में निकाल सकते हैं। बस हम लोग को ध्यान किसमें देना है, अपने फॉर्मूलाज में, अपने कॉन्सेप्ट में, कि हमारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है कि नहीं, कि हम पूरे क्वेश्चंस को इजी फॉर्म में समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि भाई जितने भी रेजिस्टेंस है उनको पैरेलली अरेंज किया गया है, तो मैं जो है पैरेलल अरेंजमेंट में ये समझ पा रही हूँ कि नहीं, कि आई जो है वो डिफरेंट होता है, वी कांस्टेंट होता है। ये सारे चीजों से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय किया होगा, काफी चीजें सीखी होंगी। अब जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या और भी यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और किस तरीके से वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्ट में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन सारी चीजों को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।